तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम 24 मार्च की सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। पहले हम टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न बताएंगे, फिर उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में वो फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकते हैं। क्यों? कि जो फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, वो ही फैक्ट होते हैं जो 5 से 6 बार रेलवे के जो 2025 में एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो मैं उनको इस वीडियो में इसलिए लाने का प्रयास करता हूँ जो आने वाली शिफ्ट हैं उसमें इससे 2 या 3 प्रश्न आसानी से बन सकते हैं। क्योंकि जो रेलवे और जो बैंकिंग होता है वो ही एक पैटर्न फॉलो करता है। जो पैटर्न पिछली बार पूछा गया था उसी पैटर्न के अनुसार वो क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसमें 100% एनालिसिस तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा वो क्वेश्चन भी मिलने का प्रयास होगा जो आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि आपको ये वीडियो तो मिल ही सके हैं और आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिले जो आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिशियल बना सकता है। ठीक है, और जो भी कमी रहती है आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसे इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चाइना सुपर किंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो अपने पी.एस. रमन है। ठीक है, अब पी.एस. रमन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे अपन। ठीक है, तो आप देखोगे लेखक पी.एस. रमन तमिलनाडु के महाधिवक्ता हैं। ठीक है, अब आप देख लो कि महाधिवक्ता वो जो होता है ना, जो उसका कौन सा अनुच्छेद में ये आता है, तो ये 165वें अनुच्छेद के अंदर आता है। कभी कभी आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे इस पुस्तक का जो विमोचन मतलब प्रकाशन मतलब कब ये रिलीज हुई थी, तो ये 2025 में महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो हरित क्रांति से क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछ रखा था वो पूछ रखा था 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उपज हाई यील्ड वेराइटी गेहूं की कौन कौन सी फसलें थी? तो आप देखोगे एक तो कल्याण सोना थी उस टाइम और एक सोनारा 64 थी। ठीक है, अब इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट वो भी देख लेंगे इसके जनक कौन है। तो आप देखोगे जनक विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। जबकि आप देखोगे जो भारत में जो इसके जनक है वो अपन एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। ठीक है, और इससे जो सर्वाधिक लाभांतिक जो राज्य हुए थे वो आप देखोगे पंजाब है, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछ रखा था यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप देखोगे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दुगनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धारा के समानुपाती होती है। आप देख लो एक सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी धारा के समानुपाती होती है। जैसे बी समानुपाती आई, आई का मतलब करंट हो गया, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपने अविश्वास प्रस्ताव से क्वेश्चन था। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अपने राज्यसभा लोकसभा में आता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन था यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? तो आप देखोगे पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन था, मतलब बायोलॉजी से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में पूछ रखा था कोशिका के भीतर लिपिड वसा का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एस के नाम से भी जाना जा सकता है। अब आप देखोगे RER इसका मतलब होता है रफ ER। यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं। समझ में आया? अब लाइसोसोम को नाम भी देख लो आप क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे सुसाइडिक भी कहा जाता है क्योंकि जब ये मुसीबत को देखता है ऑटोमेटिक फट जाती है थैली। समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो अपने पूना पैक्ट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन था पूना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत था? तो इसके जो फैक्ट बन सकते हैं वो तो मैंने बता रखे हैं। अगर इसके अलावा कोई गलत फैक्ट आता है तो आप पहचान सकते हो। तो आप देखोगे B.R. अम्बेडकर ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ये इसका गलत क्वेश्चन पूछ रखा था। जबकि आप देखोगे सही तथ्य देख लो आप, यह समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। पहला ये हो गया। यहाँ यह यरवदा जेल पुणे में हुआ था, जो यरवदा सेंट्रल जेल है ना पुणे, वहां पर हुआ था। ठीक है, इसके तहत जो दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। ठीक है, जो ये 3 इंपोर्टेंट फैक्ट पूछे गए थे और गलत वाला ये दे रखा था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था भारतीय संविधान से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर उन्हें कितने वर्षों तक कर दिया गया था? तो 6 वर्षों तक घटाकर अपने 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अब ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। समझ में आया? लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसमें जो जनता पार्टी की सरकार थी, इसने इसे 5 साल कर दिया। इससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में भी डाल दिया गया था। जो 44वां विधान संशोधन हुआ था, उसमें 2 कार्य किए गए थे। जो वो लोकसभा की जो कार्यकाल होता है ना, उसे 6 से 5 साल कर दिया गया था, फर्स्ट कोई कार्य। और जो संपत्ति का अधिकार, जो पहले कानूनी अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था कि अपनी इच्छा होगी तो ही हम सरकार को जमीन देंगे, उससे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो परमाणु संरचना से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किस पर निर्धारित होती है? तो प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। समझ में आया? परमाणु क्रमांक J नाभिकों में मौजूद प्रोटीन की संख्या पर डिपेंड करता है, जबकि वो जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग होता है, जिसे कहते हैं A बराबर P+1 हो गया। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या B प्रोटॉनों के बराबर होती है, लेकिन परमाणु संख्या की परिभाषा केवल प्रोटॉनों के आधार पर दी जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, यदि 1 एम्पियर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है तो इसका संभावित कारण क्या होता है? तो इसका संभावित कारण होता है प्रतिरोध कम हो गया। क्योंकि आप देखो कि जो ओम का नियम है वो V बराबर IR होता है, जिसमें I का मतलब तो धारा हो गया, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है, जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि प्रतिरोध कम होता है तो करंट बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि आप देखोगे इस फॉर्मूले को हम खोल के देंगे तो आई देखेंगे तो आप देखोगे V बराबर R होगा। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन था, मतलब करंट से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसे ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स कहते हैं, 2024 में भारत कुल कितने देशों में 105वें स्थान पे था? तो आप देखोगे 127 में से 105वें स्थान पे था। लेकिन उन्होंने 2024 की रैंकिंग पूछ रखी है। अगर 2025 की रैंकिंग पूछता तो वो अभी 102 पर है। समझ में आया? GHI 4 संकेतों पर निर्धारित किया जाता है, जैसे एक तो अल्प पोषक हो गया, चाइल्ड स्टिंग हो गया, और चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर होती है। ठीक है, भारत की स्थिति को अभी गंभीर श्रेणी की सूची में रखा गया है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। समझ में आया? अब तो जानकारी देख लो आप। RER इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है। जबकि आप देखोगे SER इसकी सतह चिकनी होती है और ये लिपिड वसा के संश्लेषण में हमें सहायता प्रदान करती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रसायनिक विज्ञान से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, यदि 2 विलयनों को बंद निकाय में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखोगे जो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। आप देखोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे एंटोनी लेवोजियर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों मानी जाती है? तो वो अपने बहुमंद की उपस्थिति के कारण मानी जाती है। समझ में आया? अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन और एल्काइन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो पर्यावरण में जैव निम्नीकरण से क्वेश्चन था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायो डिग्रेडेबल, मतलब आसानी से वापस निर्माण किया जा सकता है जिसका। समझ में आया? आप देखोगे जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित किए जा सकते हैं? तो वह सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक द्वारा होते हैं। जैसे अपने कुछ कुछ जीव होते हैं ना, कुतर कुतर के उसको अपघटित कर सकते हैं। जबकि आप देखो ये सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बनाने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल अपन केचुआ देख सकते हैं, जो किसान का मित्र भी माना जाता है। प्लास्टिक जैसे पदार्थ जैसे अजैविक न्यूनीकरण कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव उन्हें विघटित नहीं कर पाते। इसलिए तो अपन जो सरकार है हमेशा प्लास्टिक को कम यूज करने की सलाह देती है, क्योंकि इसे वापस रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक बार जब प्रकृति में आ जाती है, इसे अगर रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसे जलाना पड़ता है, जिससे कार्बन निकलता है जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। इसलिए ये नव जीवनीकरण माना जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था चिकित्सा तकनीक में रक्तचाप से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो पूछा गया था रक्तचाप मापने के लिए ओसियोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो आप देखोगे क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वचालित उपकरणों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। समझ में आया। डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीनें जैसे इन तकनीकों का उपयोग करती है जो ध्वनि की दीवारों में होने वाले कंपन को मापती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वनस्पति विज्ञान में उत्तक से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था पौधों में जल और खनिजों को ऊपर की ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है। तो ये अपने जाइलम की सहायता से होता है। जैसे जाइलम जैसे जल, वैसे फ्लोएम वैसे फल वो हो गया फूड हो गया। समझ में आया। जाइलम क्या कार्य करता है, ये जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को पंक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन जैसे चीनी को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बुद्धि में कार्य से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार द्वारा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा। आप देखोगे भौतिकी में जो कार्य का सूत्र होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा तो किसी को भी जीरो से गिनो, आंसर क्या आएगा जीरो, इसलिए किया गया कार्य जीरो होता है। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, चाहे लगाया गया बल कितना भी अधिक क्यों न हो। इसे मैं एक आपको एग्जाम्पल के जरिए बता सकता हूँ। जैसे मैंने दो मजदूरों को बुलाया, मैंने कहा इस दीवार को आपको हिलाकर उस तरफ पटकना है, लेकिन अगर पूरे दिन वो लगे हुए रहे, पूरे दिन उन्होंने पूरी अपनी मेहनत लगा दी लेकिन उसे हिला नहीं पाए, तो मैं उसे पैसे दूंगा क्या? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था वो उस काम को कर ही नहीं सके। मतलब मैंने उन्हें विस्थापन के लिए बुलाया था कि इसको वहां विस्थापित करना है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी मेहनत लगाई लेकिन विस्थापित नहीं कर पाए, तो क्या गया कार्य कितना होगा? शून्य। तो मैं पैसे दूंगा क्या? नो। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल में उत्तराखंड से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था उत्तराखंड के कौन से दो जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप देखोगे एक तो उत्तरकाशी हो गया, एक देहरादून हो गया, ये स्पर्श करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे उत्तरकाशी देहरादून जिले हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जबकि आप देखोगे उत्तराखंड उत्तर में तिब्बत चीन और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा कर सकता है। ठीक है, ये तो अपने ने सीमा साझा के लिए पूछा, कभी कभी इंटरनेशनल की भी पूछ सकता है, तो आप पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में कैल्शियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान होता है उससे क्वेश्चन था। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो आप देखो कि 111 होता है। अब आप देखो कैसे होता है। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान 40 के लमसम होता है, जबकि जो क्लोरीन है उसका 35.5 के लमसम होता है। लेकिन आप देखोगे 40 प्लस जो कैल्शियम है वो क्लोरीन है वो 2 है, तो क्लोरीन का होता है 35.5, इसको 2 से गुणा करेंगे तो वो बनेगा अपने 71। जब 71 को 40 के साथ जोड़ते हैं तो उसका आंसर 111 आएगा। समझ में आ गया। इसका प्रयोग बर्फ पिघलाने और धूल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपने भारतीय संविधान से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो 338 है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जिसे कहते हैं अपन NC BC नहीं NC 80 कहते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए हो गया। समझ में आया। लेकिन जो इससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी देख सकते हो आप। तो आप देखोगे आर्टिकल 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद जो 338B है वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे अपने कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से संबंधित है। तो पूछ लेता है कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आप तीनों याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था श्री एस शंकृष्ण को जम्मू कश्मीर बैंक में अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी किसने दी थी। तो ये अपने दी थी भारतीय रिजर्व बैंक ने दी थी। समझ में आया। आप देखोगे बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पदों की नियुक्तियों के लिए RBI की मंजूरी अनिवार्य मानी जाती है। जबकि जम्मू कश्मीर बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार सबसे बड़े फैसले लेती है, मतलब सबसे बड़ा अधिकार जो किसी को जम्मू कश्मीर की सरकार का माना जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था। क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो पहले अध्यक्ष है वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अब आप देखोगे जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। ठीक है, जो बदरुद्दीन तैयबजी है वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।
क्योंकि हम पहले इसमें टॉपिक बताते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, फिर उसका प्रश्न, फिर इसका आंसर, फिर ऐसे ही फैक्ट हम बताने का प्रयास करते हैं जो पुराने एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हो रखा है। और इस वीडियो में हम आपको इसलिए बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको 2 से 3 नंबर का आसानी से बेनिफिट मिल सके। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि आपको 100% एनालिसिस तो मिल ही सके और अदर ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल सके जो आने वाले एग्जाम में आपको और हेल्प बना सके। ठीक है, बाय दोस्तों।